मॉड्यूल बी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू थर्ड कैटेगरी ऑफ रिस्क विच इज द ऑपरेशनल रिस्क। तो हम क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड दिस इज द टाइम रिलेटेड टू द ऑपरेशनल रिस्क। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड पिछली वीडियोस के लिए अभी के अभी चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का एक्सेस आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Question number one, it says, an international bank is structuring its risk management functions to comply with Basel II guidelines. The board wants to ensure clear accountability for the day-to-day execution and enterprise-wide consistency of the operational risk management framework it has approved. Which entity within the bank is primarily charged with responsibility for consistent implementation of the ORM framework and for developing specific policies and procedures for all material products? The board of directors, the operational risk management department, the operational risk management committee, the internal audit function. Which one will be responsible for this case? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। देखो, इफ वी टॉक अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ये फ्रेमवर्क अप्रूव भी करते हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन को फर्दर आगे डेलीगेट करते हैं। सो ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट द ORMD, देयर इज अ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो वो एक की डिपार्टमेंट है जो बेसिकली हम नोडल डिपार्टमेंट की तरह मान सकते हैं, जो ऑपरेशनल रिस्क को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। सो आइडेंटिफाई करने का काम एंड क्वांटिफाई करने का काम, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करने का काम जो है उनके पास है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जो पूरा काम काज है वो कमेटी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट रिलेटेड टू ORMD। Option B is also not correct. If we look at the option C, that is Operational Risk Management Committee, which is responsible for implementing board approved framework consistently across the organization, that is absolutely correct. तो जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ORMC होती है, दैट इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन्होंने ORM को इंप्लीमेंट करना है कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ के साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को डेवलप करने के लिए भी। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट। इफ वी लुक एट द इंटरनल ऑडिट, राइट, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है वो ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी तरह से मैनेजमेंट के लिए या फिर पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। A bank calculates its operational risk capital requirement under the basic indicator approach. Its gross income for the last 3 years is given to be: year one is equal to $120 million, year two is equal to $10 million, year three is equal to $140 million. How should the bank determine the capital charge for operational risk according to the specified guidelines? Now, see, we are talking about the basic indicator approach. In case of basic indicator approach, हम क्या करते हैं, ग्रॉस इनकम लेते हैं ईयर वन प्लस ग्रॉस इनकम ऑफ ईयर टू प्लस ग्रॉस ईयर इनकम ऑफ ईयर थ्री। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनकम को कंसीडर करना होता है, नेगेटिव इनकम इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, राइट। जैसे अब इस केस में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव इनकम है, ये पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। सो सिर्फ पॉजिटिव इनकम्स को कंसीडर करना होता है, डिवाइड उनका एवरेज निकाल लेना है। सो डिवाइडेड बाय कर देंगे 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ। अल्फा इज हैविंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ 15%, राइट। अब इस सिनेरियो में देखें तो ईयर वन का जो है प्रॉफिट है वो है 120, ईयर टू का है -10, तो उसको कंसीडर ही नहीं करना। ईयर थ्री का कंसीडर करेंगे 140 एंड डिवाइड बाय कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 15%, राइट। तो 260 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 130 एंड 130 इंटू 15%, इसको हम अब इजीली कर लेंगे यहाँ पर कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो दैट इज अ कैपिटल चार्ज दैट इज टू बी मेंटेन। क्लियर है? तो इसके हिसाब से देखते हैं आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में इन्होंने क्या किया, एवरेज के लिए 3 साल का, तो ये तो नहीं रहेगा। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या किया कि नेगेटिव ईयर की इनकम को एक्सक्लूड कर दिया कैलकुलेशन से, एवरेज निकाल दिया बाकी दो का एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा के साथ, विच इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वे। इसी तरह से हमने भी कैलकुलेट करा था, राइट। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। A bank is using a scenario analysis to bolster its AMA framework.
The risk managers are debating the primary purpose of this exercise. According to the Basel II guidelines, scenario analysis is most crucial for evaluating exposures that are difficult to capture with internal loss data alone. Which of the following best describes this core function? तो क्या चीज इस कोर फंक्शन को एक्सप्लेन करती है उसके बारे में हमने बताना है, राइट? ऑप्शंस को देखते हैं फटाफट से एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. Option A says to validate the correlation assumptions embedded in the bank's ORM framework and assess exposure to plausible high severity events by using expert opinion. देखो, बैंक को सिनेरियो एनालिसिस को गो थ्रू करना पड़ेगा एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से, ताकि जो भी एक्सपोजर है हाई सिवियरिटी इवेंट से रिलेटेड उनको फाइंड आउट किया जा सके. एंड साथ के साथ ये अप्रोच जो होती है वो स्पेसिफाई करती है रिलेटेड टू कि आप देख सकते हो कि डेविएशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? एंड कोरिलेशन के assumptions का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड फर्दर देन वी कैन बी यूजिंग द नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स, राइट? ताकि हम रीजनड असेसमेंट कर पाए स्वेयर लॉसेस के केस में या फिर प्लॉजिबल जो केस है उनके केस में, राइट? सो इंटरनल लॉस डाटा जो होता है वो फ्रीक्वेंट रिटर्न रूटीन ऑपरेशनल लॉसेस के लिए बेटर रहता है. लेकिन अगर कोई इवेंट होता है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, लाइक लेट्स से कोई साइबर अटैक हो गया जिससे बहुत ज्यादा बड़ा डाटा ब्रीच हो गया, या फिर लेट्स से कोई ट्रेडिंग इंसिडेंट या फिर कोई टेररिस्ट इवेंट हो गया जिससे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे इवेंट्स जो कभी हिस्ट्री में हुए नहीं है, राइट? अगर वो अकर होते हैं तो सैंपल साइज तो बहुत छोटा है फॉर रॉबस्ट स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, राइट? तो सिनेरियो एनालिसिस जो होता है वो एक्सपर्ट जजमेंट को, एक्सटर्नल लॉस डाटा को एंड फॉरवर्ड लुकिंग जो रिस्क असेसमेंट है तीनों को कंबाइन करता है. एंड गोल क्या होता है कि हमने पोटेंशियल इंपैक्ट जो इन इवेंट्स का हो सकता है उनको एस्टिमेट करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एलोकेशन करनी होती है अंडर द एएम. So definitely it is required, right? So if we look at the same part, option A is absolutely correct, right? Because यहाँ पर भी हाई प्लॉजिबल जो सेवेरिटी इवेंट्स हैं उनके रिलेटेड कहा गया कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है. सो यू गो फॉर द एक्सपर्ट जजमेंट, we also go for the external loss data, and also we go for the forward looking risk assessments, right? Option B, it says so as to replace the need for external data by creating hypothetical loss events data. देखो, सिनेरियो एनालिसिस जो होता है वो एक्सटर्नल डाटा के साथ इन कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं होता है. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. टू कैलकुलेट द डेली, option C says to calculate the daily operational risk capital charge by simulating standard high frequency low impact risk events. देखो, सिनेरियो एनालिसिस होता है जो हाई सेवेरिटी इवेंट्स जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए होता है. सो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी है वो आपका इंटरनल लॉस डाटा को कैप्चर कर सकता है, लेकिन ऐसे हाई सेवेरिटी इवेंट्स को कैप्चर नहीं कर सकता. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. टू प्राइमरली असेस the impact of technology oriented failures, as these are the only events suitable for forward looking analysis. सिनेरियो एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी फेलियर से लिमिटेड नहीं होता है. एक ऐसा टूल है जिसे आप एक्सपोजर कैलकुलेट कर सकते हो जितने भी प्लॉजिबल स्वेयर लॉस इवेंट्स हैं उनके केस में जो डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now it's about the question number 4. When classifying an operational risk event, a bank observes a significant loss stemming from a lawsuit where it was found to have negligently failed to meet a professional obligation to a specific group of its client regarding the suitability of a complex financial product. Under the Basel II event type classification, how should this loss be categorized? इसको किस तरह से categorize किया जाएगा उसके बारे में हमने बताना है. फर्स्ट इट सेज कि इसको हम क्लासिफाई कर देंगे कि ये इंटरनल फ्रॉड है. दूसरा करेंगे कि इसको एग्जीक्यूशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट का बता देंगे कि इम्प्रॉपर अपने प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करा है. थर्ड कह दिया कि क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस ड्यू टू नेग्लिजेंट फेलियर टू मीट अ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू क्लाइंट, या फिर लीगल लायबिलिटी एज अ फाइनल लॉस रिजल्टेड फ्रॉम अ लॉसूट, राइट? तो किस तरह से कहेंगे? देखो, इंटरनल फ्रॉड के लिए इंटेंट होना चाहिए कि फ्रॉड करने की कोशिश की है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश करी है, राइट, किसी इंटरनल पार्टी ने. अब सिनेरियो जो है नेग्लिजेंस बता रहा है, इंटेंट नहीं बता रहा. सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ इंटरनल फ्रॉड. ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशन डिलीवरी प्रोसेस मैनेजमेंट एज द प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड इम्प्रॉपरली. देखो, एग्जीक्यूशन डिलीवरी प्रोसेस मैनेजमेंट लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन या प्रोसेसेस जो फेल हुए हैं, जो इश्यूज हुए हैं विद द काउंटर पार्टीज वेंडर्स, उनकी वजह से जो लॉस होता है.
rather than the fundamental professional obligation. ठीक है, यहाँ पर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है. सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी says related to clients products and business practices. अब वो डेफिनेटली आपके लॉसेस को कवर करती है जो आपके अनइंटेंशनल या फिर नेग्लिजेंट फेलियर होता है कि आप प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को अपनी मीटअप नहीं कर पाए स्पेसिफिक क्लाइंट्स को लेकर के, या हो सकता है आपकी जो फिडिशरी या सुटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि जो नेचर ऑफ डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट था उसकी वजह से जो इश्यूज हुए उनकी वजह से है. सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस केस में भी ऐसा होगा कि आपने प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था उसके बारे में नहीं बताया. ठीक है, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लाइंट रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट उसके रिलेटेड इशू था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रही है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को. द लीडरशिप एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ कंप्लायंस फंक्शन. लीडरशिप जो है वो एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वेयर जहां पर रिस्क मैनेजमेंट जो होगी सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस फंक्शन नहीं होगा लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का कोर पार्ट भी बनेगा. Which of the following represents the most critical organization component for achieving this integration at the highest level? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को कर रही है इस्टेब्लिश, एंड हमने बताना है कि कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट ताकि हम इंटीग्रेशन को अचीव कर पाए हाईएस्ट लेवल के ऊपर. फर्स्ट वन से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर पोजीशन विद अकाउंटेबिलिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो, अगर आप सीआरओ पोजीशन को लेकर के आते हो एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी टुवर्ड द बोर्ड, तो वो एक की कंपोनेंट होता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ द आईआरएम अप्रोच. ठीक है, ये रोल बेसिकली सेंट्रलाइज करता है रिस्क ओवरसाइट को एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल. राइट. सो डेफिनेटली अगर आप एक सीआरओ की पोस्ट क्रिएट करते हो एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी बनाते हो टुवर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट्स अ गुड साइन. ऑप्शन बी सेज ensuring all risk management systems provide information exclusively to the heads of individual business lines. देखो, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको एक एंटरप्राइज वाइड व्यू चाहिए होता है. सिस्टम को एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस को सपोर्ट करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म व्यू देना पड़ेगा टू द टॉप मैनेजमेंट. एंड सिर्फ और सिर्फ सॉइल्ड इन्फॉर्मेशन जो है आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. सीलोड इन्फॉर्मेशन टू बिजनेस लाइन, नॉट सॉइल्ड इन्फॉर्मेशन. सीलोड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते बिजनेस लाइन को. आपके इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, टॉप मैनेजमेंट को होलिस्टिक व्यू देना पड़ेगा. ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. राइट. ऑप्शन डी इट सेज mandating that the risk management committee is composed solely of external non-executive directors. देखो, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन ऐसी कोई मैंडेटेड स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं है. जो एपेक्स बॉडी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू, राइट, जो टिपिकली बेसिकली इसमें एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट रहते हैं वो होनी चाहिए. दैट मस्ट बी इफेक्टिव. लेकिन ऐसा नहीं है कि टिपिकल कंपोजिशन चाहिए आईआरएम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. Question number 6 it is, a bank utilizing the standardized approach for operational risk is assessing its capital charge. The bank's trading and sales division generated a gross income 200 million USD, while its asset management division generated 150 million USD. How would the respective capital charges these two business lines are determined based on the provided beta factors? तो capital charges को आप किस तरह से calculate करोगे जो beta factors दिए होते हैं उसके लिए. तो एज पर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच जो पूरा का पूरा बैंकिंग बिजनेस है दैट्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट बिजनेस लाइंस. राइट. एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेटा फैक्टर्स दिए होते हैं एंड वो बेटा फैक्टर्स आपको अलग से प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे. दैट वी नीड टू मेमोराइज. तो ये 8 बिजनेस लाइंस हैं एंड आठों के लिए आपके पास होता है एक बेटा फैक्टर. राइट. तो यहां पर दी गई हैं बिजनेस लाइंस लाइक वी आर इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स, रिटेल बैंकिंग, commercial banking, payment and settlement, agency services, asset management and retail brokerage. राइट. एंड तीन जगह पर आपके पास 18% है, 18 18 18. एंड तीन ही जगह पर आपके पास 12% है, 12 12 12. बीटा फैक्टर कम है मतलब कि वॉलेटिलिटी कम होगी उनमें. राइट. तो रिटेल बैंकिंग में रिस्क कम है, फिर एसेट मैनेजमेंट में, रिटेल ब्रोकरेज में कम है. राइट. तो रिटेल से रिलेटेड दो चीजें हैं जिसमें कम है और एसेट मैनेजमेंट. राइट. इसका ध्यान रख लो. फर्दर कॉर्पोरेट फाइनेंस रिस्की, ठीक है, ट्रेडिंग रिस्की, पेमेंट सेटलमेंट रिस्की. राइट. इनमें 18% है. बाकी की जो दो रहेंगी लाइंस उसमें कितना रहेगा, डेट्स 15% मीडियम रहेगा.
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया था यहां पर देखो, अब इस पे कौन सी लाइन है, ट्रेडिंग एंड सेल्स है। ट्रेडिंग एंड सेल्स क्या है, रिस्की, तो इसमें कितना है 18%। अच्छा, दूसरा एसेट मैनेजमेंट, ये आपका सबसे कम रिस्की वाला 12%। रिटेल के साथ ना, रिटेल ब्रोकरेज के साथ, रिटेल बैंकिंग के साथ, राइट, ये 12% है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 18% को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसको 12% को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एंड कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो डेट कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखते हैं, बोथ बिजनेस लाइंस वुड सब्जेक्ट टू द सेम बीटा फैक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। द कैपिटल चार्ज फॉर द ट्रेडिंग एंड सेल्स वुड बी 36 मिलियन यूएसडी 18% के साथ, बिल्कुल सही है। एसेट मैनेजमेंट के लिए 18 मिलियन होगा विद 12%, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और मजे की बात है, मैंने आपको बताया था कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में, जो ये तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच है जिसको हम टीएसए अप्रोच कहते हैं, या ऐसे स्टैंडर्डाइज लिख देते हैं सिंपली। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में अल्फा बताया था विच इज इक्वल टू 15%। अब अगर आप ये 8 बिजनेस लाइंस का एवरेज कैलकुलेट करो ना, इफ यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज 8 बिजनेस लाइंस, तो वो भी आपके पास 15 ही आएगा, एवरेज 15 ही आएगी। 18 प्लस 18 प्लस 18 यानी कि 54 अगर एवरेज कैलकुलेट करें, प्लस 12 प्लस 12 प्लस प्लस 36 प्लस 30, तो 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, 120 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का कहीं ना कहीं से यहीं से 15% आया, राइट, एवरेज निकाल दिया। क्लियर है चीज, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। It says a bank's operational risk management department is reviewing its duties. One of its key responsibilities involves assessing risks associated with introducing new ventures. According to the outlined framework, what specific procedural step must the ORMD ensure before the launch of new complex derivative product? तो क्या चीज करनी चाहिए ORMD को जब एक नया कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना है? ORMD मस्ट obtain डायरेक्ट अप्रूवल फ्रॉम एक्सटर्नल रेगुलेटर्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट। देखो, रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। ओआरएमडी की जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, वो बेसिकली इंटरनल रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिंग द एक्सटर्नल अप्रूवल्स। वो एक्सटर्नल अप्रूवल से रिलेटेड नहीं है, इंटरनल रिस्क असेसमेंट करने से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? रिलेटेड टू internal risk assessment that must be done by the ORMD, right? Second देखते हैं, it must ensure the operational risk inherent in the new product is subjected to the adequate assessment procedures before it is introduced. Definitely. अब ORMD को इंश्योर करना पड़ेगा कि नया प्रोडक्ट या एक्टिविटी या प्रोसेसेस या प्रोसीजर या सिस्टम जब इंट्रोड्यूस होता है, तो जो ऑपरेशनल रिस्क उनमें इनहेरेंट है वो एडिक्वेट असेसमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू आपने क्वांटिफाई भी किया और आइडेंटिफाई भी किया। ठीक है, वो चीज काफी जरूरी है। उसकी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं होता इनके ऊपर, बट क्वांटिफाई एंड आइडेंटिफाई करना तो जरूरी है ना। ऑप्शन सी देखते हैं, इट मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 1 क्वार्टर ऑफ लॉस डाटा, 1 क्वार्टर ऑफ लॉस डाटा टू बी कलेक्टेड आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च बिफोर कंडक्टिंग एनी रिस्क असेसमेंट। वो तो रिएक्टिव हो गया, जबकि ओआरएमडी का जो प्रोसेस होता है दैट इज प्रोएक्टिव। वो अप्रोच होती है वो प्रोएक्टिव होती है, दैट्स नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव होती है जब कोई चीज होगी उसके बाद एक्ट करना, वो रिएक्टिव होता है। बट यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्रोएक्टिव है। असेसमेंट मस्ट बी हैपनिंग बिफोर द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओआरएमडी मस्ट पर्सनली डेवलप द मार्केटिंग materials for the new product to ensure risk disclosures are accurate। अब देखो, मार्केट मटेरियल्स को बनाना बेसिकली किसी बिजनेस लाइन फंक्शन से रिलेटेड वो ओआरएमडी का रोल नहीं है, राइट। वो ओआरएमडी का रोल नहीं है। ओआरएमडी असेस करता है रिस्क को, वो मार्केटिंग में अपने आप को एंगेज नहीं करता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी, कि नए प्रोडक्ट के रिस्क को देखना, उसको आइडेंटिफाई असेस करना, वो काम डेफिनेटली ओआरएमडी का रहता है। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8. In defining gross income for the purpose of basic indicator approach and standardized approach, certain items must be handled in a specific way. A bank's income statement includes significant realized profits from the sale of securities held in its banking book. How should these profits be treated when calculating the gross income for operational risk capital purposes? तो देखो, ग्रॉस इनकम को कहते हैं, आप कैलकुलेट करते हो, लेकिन कुछ एक तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप उसको कैलकुलेट करोगे एंड शोकेस करोगे, बट इज अ वे रिलेटेड इट। अब ग्रॉस इनकम की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन रिलेटेड टू द ग्रॉस इनकम?
if we are to calculate the gross income, what is the definition related to it? So gross income is equal to जो भी आपके पास नेट इंटरेस्ट इनकम है वो, प्लस जो आपके पास नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम है। नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, एक तो इंटरेस्ट इनकम आ गई और एक दूसरा हो जाएगा नॉट नेट, जो नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पर शामिल हो जाएगी, डेट विल बी इंक्लूडेड। सो नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है माइनस जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, तो इसमें फी एंड कमीशन इनकम आ जाएगी, ट्रेडिंग इनकम आ जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी और कोई जो है, एंड उसमें से अगर हम फी एंड कमीशन एक्सपेंस निकाल देंगे तो आपके पास नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी, राइट। अब कुछ एक स्पेसिफिक आपके पास ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक इसमें ना एक चीज होती है व्हाट वी शुड बी इंक्लूडिंग, कि क्या क्या चीज हम ग्रॉस इनकम में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें आप नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो शामिल करोगे, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया ये दो एलिमेंट्स शामिल करोगे। एंड व्हाट इज नॉट टू बी एक्सक्लूड, विच इज टू बी एक्सक्लूडेड, क्या चीज शामिल नहीं करनी है, उसकी लिस्ट है। पहला है जो कोई भी आपके अनरियलाइज्ड जो भी गेन्स हैं या लॉसेस हैं उनको ग्रॉस इनकम में शामिल नहीं करना है। अनरियलाइज्ड जो कोई भी आपका गेन है, लॉस है, ट्रेडिंग बुक से, बैंकिंग बुक पोजीशन से, उसको शामिल नहीं करना है। अगर आपने कोई प्रोविजन निकाली है जो क्रेडिट लॉस के लिए, अगर आपने कोई प्रोविजन निकाली वो भी आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट नहीं है। एंड अगर रिवर्सल भी है कोई ऐसी प्रोविजन का, रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन, वो भी शामिल नहीं होगा, डेट इज आल्सो टू बी एक्सक्लूडेड। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे मान लो कि आपके कोई गेन है या लॉस है, ठीक है, जो नॉर्मल ऑपरेशन से हटके हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई गेन लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गेन हुआ है या कोई लॉस हुआ है, वो भी शामिल नहीं करना, राइट। फिर जो आपकी इंश्योरेंस रिकवरी से इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस रिकवरी, मैं ये पॉइंट्स इसलिए डिटेल में कर रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड इवन जो रिवैल्यूएशन गेन होते हैं आपके सेल एसेट से, रिवैल्यूएशन आपके रिवैल्यूएशन के गेन होते हैं, राइट। ये सभी पॉइंट ऐसे हैं जो आपको शामिल नहीं करने, विच आर टू बी एक्सक्लूडेड, जो आपने छोड़ने हैं, राइट। ठीक है, अभी समझते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कहा गया है a bank's income statement includes significant realized profits from the sale of securities held in its banking book. How should these profits be treated when calculating gross income from the operational risk capital purposes? So they should be included or they should be excluded. अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर तो रियलाइज हो चुके हैं, ठीक है, फिर तो आप उसको शामिल कर लो। लेकिन ग्रॉस इनकम के लिए एक्सप्लिसिटली होता है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जो कोई भी आपके प्रॉफिट्स रहते हैं रिलेटेड टू जो आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बैंकिंग बुक में आपके सिक्योरिटीज को बेच करके आपने प्रॉफिट कमाया, उन सभी को क्या करना होता है? दोज आर टू बी एक्सक्लूडेड, वो आपने शामिल नहीं करने हैं, राइट। सो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए इट सेज दैट दे शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन एज रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम, कि ये तो आपके नॉन इंटरेस्ट इनकम का पार्ट बन जाता है, राइट। तो आई जस्ट सिंपली टोल्ड यू कि जो कोई भी आपकी फी कमीशन है, ट्रेडिंग रिजल्ट है या ऑपरेटिंग इनकम है, उसको शामिल करना है, अदरवाइज कुछ भी शामिल नहीं करना। सो दिस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये या तो ऑप्शन सी आंसर है या ऑप्शन डी आंसर है। दे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस इनकम कैलकुलेशन, दे शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ द बैंक इज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Now let's move toward the question number 9. The board of directors of a bank is establishing an ORM framework and wants to ensure it meets the sound practices guidelines. According to the principles mentioned, what is the board's direct and ongoing responsibility regarding the framework after its initial approval? The board must personally conduct the internal audit of the ORM framework to ensure its effectiveness. देखो, जो बोर्ड है वो इंश्योर करता है कि फ्रेमवर्क जो है वो इफेक्टिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, राइट। एंड फर्दर, लेकिन वो ऑडिट खुद से नहीं करता। ऑडिट जो होती है वो
ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट स्टाफ के द्वारा की जाती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं की जाती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, it says the board must approve the framework initially and then delegate all future review to senior management without further oversight. डेलीगेशन टू बेसिकली, अगर देखो इंप्लीमेंटेशन के लिए करना है डेलीगेशन सीनियर मैनेजमेंट को, वो ठीक है, लेकिन बोर्ड जो है ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखता है और पीरियडिकली रिव्यू भी करता है फ्रेमवर्क को। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट मेंशन करेक्टली। ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि बोर्ड ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने पास रखेगा ना, वो भी डेलीगेट कर देगा तो फिर बोर्ड क्या करेगा, राइट? ऑप्शन सी, इट सेज द बोर्ड शुड periodically review the bank's ORM framework to ensure it remains relevant and effective. एब्सोल्युटली ट्रू, वो बोर्ड अपने पास ही रखेगा राइट को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, इट सेज the board's only responsibility is to ensure sufficient capital is allocated, leaving the framework's design and review entirely to the ORM committee. Nothing like that. Option C is the right answer. Question number 10. A manufacturing company experiences a major operational failure due to an earthquake that severely damages its primary production facility. According to the cost-based classification of the operational risk presented in the document, this event would be categorized under which cause? तो कौन से cause में से शामिल किया जाएगा? Cause based है, तो कौन से cause में शामिल किया जाएगा? People oriented causes due to failure of plan of for natural disaster. देखो, पीपल ओरिएंटेड कोजेज जो होते हैं वो नेग्लिजेंस के साथ रिलेटेड होते हैं, इनकम्पिटेंस के साथ रिलेटेड होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फेलियर ऑफ अ प्लान वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी जो ट्रिगर था यहाँ पर वो क्यों हुआ था, दैट वाज ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है, तो वो इसकी वजह से तो नहीं था, पीपल ओरिएंटेड कोजेज तो नहीं थे। ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, इट सेज प्रोसेस ओरिएंटेड, ऑपरेशनल जो कंट्रोल बेस्ड था, कोजेज रिफ्लेक्टिंग इनएडिक्वेट प्रोसीजर्स, अब ये भी इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें, वो बेसिकली होता है कि लेट्स से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी या मैनेजमेंट की सुपरविजन में कमी थी, नेचुरल डिजास्टर को कवर नहीं करता प्रोसेस ओरिएंटेशन भी, राइट? तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड, इट सेज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोजेस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी नहीं है, वो होता है कि आईटी सिस्टम फेलियर हो गया, एप्लीकेशन नहीं चल रही, ऑटोमेशन में फेलियर आ गया, राइट? And not the physical technology of the building structure, right? So option C is also not correct. Option D, it says external causes as it stems from the natural disaster, which is absolutely true, earthquake से related है, तो option D is the correct answer. Question number 11. An integrated risk management approach recognizes that the total risk of an organization is not merely the sum of the individual parts. What is the key reason? Because there is interplay of the risks also, right? Interplay भी तो होता है, ठीक है? तो because total risk is always less than the sum of the individual risk due to the mandatory use of insurance, due to the diversification effect of similar risks, and the interplay or and correlation between the different types of risk. Absolutely correct. बिकॉज देयर इज इंटरप्ले ऑफ द रिस्क, राइट? तो इंटरप्ले होता है ना, तो बेसिकली उसकी वजह से नेट रिस्क जो होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है, एंड फॉर द जो रिस्क होता है, जैसे ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, पहली चीज, यहाँ 1+2 इज नॉट इक्वल टू 3 इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक रिस्क को आप अलग से भी मैनेज कर रहे हो, तो उनमें आप क्रॉस रिस्क को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हो, एंड डेफिनेटली देयर इज इंटरप्ले ऑफ रिस्क, हो सकता है कि कोई रिस्क दूसरे रिस्क की क्वांटम को और इंक्रीज कर दे, राइट? सो 1+2 is never equal to 3 for the integrated risk management. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस केस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. अ बैंक इज यूजिंग a generic measurement approach to estimate its level of operational risk for specific process. It estimates the probability of occurrence as high, the potential impact, financial impact is medium, and the effectiveness of its internal control as being 70% effective. तो 30% रेजिडुअल इम्पैक्ट है। हाउ वुड दिस फैक्टर बी कंबाइंड टू फाइंड द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क? तो एस्टिमेटेड लेवल जो है ऑपरेशनल रिस्क का, उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वी नीड टू टेल, राइट? ऑप्शन ए, इट सेज द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट एंड द कंट्रोल इफेक्टिवनेस। क्या उसके साथ रिलेटेड होता है? देखो, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर सकते होते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव रेटिंग को क्वांटिटेटिव स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पर हाई मीडियम लो रखा गया ना, तो हम उनको कोई स्कोर असाइन कर देते हैं, हाई रिस्क, इम्पैक्ट हाई है, या मीडियम है, या लो है। लेट्स से मैं हाई को कह देता हूँ 3, राइट?
या फिर मीडियम को कहता हूँ 2 और लो को कहता हूँ 1, राइट। तो अगर मैं बात करूँ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी वो कितनी दी गई है, दैट इज गिवन टू बी हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हाई है, सो दैट इज बेसिकली 3, एंड इम्पैक्ट कितना दिया गया, दैट इज गिवन टू बी मीडियम, मीडियम इम्पैक्ट दिया गया है मीडियम, दैट्स 2, ये हाई था, राइट। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इनहेरेंट स्कोर, इनहेरेंट रिस्क स्कोर अगर कैलकुलेट करना होता है ना, इफ वी आर टू कैलकुलेट द इनहेरेंट रिस्क स्कोर, दैट इज इक्वल टू जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट थी वो मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट, तो हो जाएगा 3 into 2 इन दिस सिनेरियो, 3 into 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल इफेक्टिवनेस है उसे क्या करना होता है, उसे एडजस्ट करना होता है, जो भी कंट्रोल इफेक्टिवनेस होती है उसको एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर कंट्रोल इफेक्टिवनेस कितनी है, 70% दी गई है क्वेश्चन में, रेजिडुअल कितना है, दैट इज 30% हेयर, राइट। तो रेजिडुअल रिस्क स्कोर कितना रहेगा, इफ वी आर टू कैलकुलेट द रेजिडुअल रिस्क स्कोर, दैट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क जो हमने कैलकुलेट किया था स्कोर, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जो आपका कंट्रोल जितना अवेलेबल था, इफेक्टिवनेस जितनी अवेलेबल थी उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, सो इट विल बी 6 इंटू 0.30, दैट विल बी इक्वल टू 1.8, राइट। नाउ वी आर टू इंटरप्रेट द रेजिडुअल रिस्क, अब इस रेजिडुअल रिस्क को क्या करना, हमने इंप्लीमेंट करना होता है। अब अगर रेजिडुअल रिस्क का कोई स्केल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि ये ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से वी कैन लेट नो, ठीक है। सो ये तरीका होता है जब हमने इनहेरेंट रिस्क के बारे में बात करनी है। तो बैंक जो है जेनरिक मेजरमेंट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज़ को समझ लो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेनरिक मेजरमेंट अप्रोच, तो हमें जो डिफॉल्ट लेवल है प्रोबेबिलिटी उसका एंड फर्दर इफेक्टिवनेस जो है उसके बारे में पता लग रहा है, एंड फर्दर फाइनेंशियल इंपैक्ट के बारे में पता लग रहा है। तो जो इनहेरेंट स्कोर होगा वो मल्टीप्लिकेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट की, एंड फर्दर अब इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी आर टू बेसिकली कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो रेजिडुअल निकालना तो रेजिडुअल निकाल लिया हमने, so that works how. So option A says the estimated level of the operational risk is the sum of the scores. तो sum होता है क्या, no, that's wrong. Option B, it says it is simple product of the estimated probability of occurrence and the potential financial impact and the estimated impact of internal controls. It's so सभी का मल्टीपल होता है क्या, इज इट सो, नो, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप तो होता है, राइट। लेकिन आप बेसिकली फाइनल स्टेप जो रहेगा रिलेटेड टू कि आपने रेजिडुअल वाला पार्ट है उसको आप नहीं बीच में शामिल करते हो, दैट इज नॉट बेसिकली लिंक्ड टू इट, right? So that must be, that should be looked into also. So option B is also not correct. Option C, it says it is a square root of the product of the estimated probability and the potential financial impact and the estimated impact of the internal controls. This is also one of the way. This is also one of the way जहाँ पर जो estimated probability of occurrence होती है एंड एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है एंड इंटरनल कंट्रोल होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो एंड उसका कर देते हो अंडर रूट, स्क्वायर रूट, राइट। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाय जो आपका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास एस्टिमेटेड इम्पैक्ट है इंटरनल कंट्रोल्स का, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स वो गया एंड अंडर रूट ऑफ द सेम। सो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट, ये भी एक आपके पास अप्रोच है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। ये भी चीज है, यही भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस तरह से भी आ सकता है या फिर इस तरह से भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी चीज आप अपना सकते हो, मेथड अपना सकते हो। यहाँ पर हमने रेजिडुअल को कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड दिस इज द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, this is formula is related to the estimated level of operational risk. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A bank's senior management is responsible for implementing the ORM framework approved by the board. This responsibility extends beyond just creating a committee. What is the key specific duty of the senior management in this implementation process?
approving the firm-wide definition of the operational risk, which is a task reserved for them, developing the specific policies, processes, procedures for managing the operational risk in the bank's material products, processes, systems. अगर हम बात करें रिलेटेड ऑप्शन ए, राइट, तो उसमें आपके पास फर्म वाइड डेफिनेशन होती है, राइट, जो अप्रूव्ड होती है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो वो तो उनका काम नहीं है कि डिफाइन करना, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी फर्म वाइड। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, तो जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द पॉलिसीज। तो वो पॉलिसीज को डेवलप करते हैं, प्रोसेसेस प्रोसीजर्स को डेवलप करते हैं, राइट, ताकि ऑपरेशन रिस्क को मैनेज कर पाए, राइट, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, राइट। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? ऑप्शन सी क्या कह रहा है? डायरेक्टली कंडक्टिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने का काम इनका थोड़ा होता है। इंटरनल ऑडिट तो इंडिपेंडेंट स्टाफ करेगा एंड वो मैनेजमेंट के पार्ट से सेपरेट है ताकि उसकी ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी सेज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एक्सटर्नल रेगुलेटर्स। देखो, मैनेजमेंट जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के लिए। अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी होती है रेगुलेटर को लेकर के एंड एस्टेब्लिश पर्टिकुलर लेकर के, वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर आती है एंड दैट इज बीइंग लेड बाय द बोर्ड ओनली, राइट। वो बेसिकली इनके पास नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, सो दैट विल बी रिलेटेड टू इट। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सीआईबी का अर्ली बर्ड पैक, जिसमें 5 के 5 पेपर हम कवर करवा रहे हैं आपको। अभी के अभी ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।